दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर थर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर थर्ड। इस लेक्चर थर्ड में हम जानेंगे, देखिए आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड का जो एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थोड़ा सही से लिख देता हूं। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक रेडिएटिव सोर्स या रेडियम जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बीम निकल रही है, जिसके ठीक सामने इन्होंने सोने की पन्नी ले ली। सोने की पन्नी पर उससे बौछार करवाई। देखो रदरफोर्ड था, थोड़ा अमीर आदमी था, इसने क्या करी है, सोने की पन्नी ली है, ठीक है। और इसने क्या देखा कि इसने क्या किया, सोने की पन्नी को अरेंज किया, उसके चारों ओर ऐसे कवर कर दिया उसको, और थोड़ी सी जगह छोड़ी बीच में जहां पर रेडियम को लगाया गया, अल्फा पार्टिकल सोर्स को लगाया गया, और बीचों बीच पन्नी थी, और इस जो स्क्रीन लगाएगी चारों तरफ, इस पर जिंक सल्फाइड का लेप था। जिंक सल्फाइड स्क्रीन बनाई थी। जिंक सल्फाइड आपको पता है, जब कोई पार्टिकल इस पर हिट करता है तो हमें वहां पर चमक पैदा होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज आके टकराई है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने वो पूरा सेटअप बना देता हूँ, और इसी एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन निकल के आए उसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। उस एटॉमिक मॉडल के जो पॉइंट्स हैं वो आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल हेडिंग डाल लीजिए, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मेरी चित्रकारी थोड़ी सी अजीब है, आप थोड़ा अच्छा बना लेना। इस प्रकार मैं बना देता हूं, कम ही चित्र बनाने आते हैं, ठीक। इस प्रकार एक दीवार बना दी, और यहां पर उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार एक रेडियम ले लिया, जो कि एक रेडियोटिक पदार्थ है, अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए रेडियो बीम, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी ले ली। इस प्रकार सोने की पन्नी थोड़ी बड़ी बना देता हूं, सोने की पन्नी इस प्रकार से इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, डब्बादार, डब्बे ही डब्बे, डब्बे डब्बे डब्बे। ये है गोल्ड फॉइल। ये जो पर्दा था ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये, इस पर जिंक सल्फाइड का क्या है, लेप है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये, जो कि एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, स्फुरदीप्ति पदार्थ से बनी है। इस पर जब कोई पार्टिकल हिट करता है तो चमक पैदा होती है, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, जिसकी मोटाई बहुत ही कम थी, 2.1 इंटू 10⁻, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा उधर। तो ये क्या थी, गोल्ड फॉइल। और इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई थी ना, 2.1 गुणा 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, बहुत कम मोटाई की गोल्ड फॉइल थी। और ये क्या था, रेडियम, जो कि अल्फा कणों का स्रोत था, अल्फा पार्टिकल सोर्स।
ठीक है। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी, ये गोल्ड फॉइल है, इसको अरेंज किया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस यही लिख लीजिएगा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। यहाँ से देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले, बीम निकली, अल्फा पार्टिकल की बीम निकली। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पार करते हुए बिना डेविएट हुए, बिना विक्षेपित हुए, अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में गमन करते हैं और यहाँ पर हिट करते हैं। और यहाँ पर हिट करते हैं तो चमक पैदा होती है। चमक पैदा होने के कारण हमें क्या पता चलता है, इनकी उपस्थिति का पता चलता है, इस प्रकार टकराए, ठीक है। अधिकांश 99.9% अल्फा पार्टिकल इस सोने की पन्नी को पार कर गए बिना विक्षेपित हुए, अपने पथ से बिना डेविएट हुए। कुछ बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वही अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन जितना मास होता है, 2 प्रोटॉन जितना चार्ज होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट हुए, 90 डिग्री एंगल पर लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित हुआ। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जिस दिशा में गए थे ठीक उल्टी उसी दिशा में वापस आए, मतलब 180 डिग्री पर वापस आए, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार ये स्क्रीन से टकराएंगे तब हमें इसकी, तो लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पर डेविएट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट पर आधार पर उन्होंने क्या बोला कि भाई जो परमाणु होता है ना, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है, वेकेंट होता है, खाली पड़ा है मैदान। इसी कारण सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना वो पार कर गए। और परमाणु के अंदर एक छोटे से, बहुत कम जगह में एक छोटा सा डेंस पार्ट पाया जाता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी कारण कुछ कण डेविएट, जिसके टकराने के कारण कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डेविएट हुए। देखो सोना जो है ओरम, ये इसका जो एटॉमिक नंबर 79 है, मतलब इसके जो एटम है इसमें क्या है, उसके न्यूक्लियस में क्या है 79 प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल में कितने हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी में परमाणु है, परमाणु के अंदर बहुत कम स्थान में उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है ना का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आए हुए वो विक्षेपित हुए, जो कुछ ऊपर से निकल गए, कुछ नीचे से निकल गए, खाली मैदान है लगभग, ठीक है, इस प्रकार। तो इस देखिए लगभग अल्फा पार्टिकल बिना विक्षेपित हुए क्या हुए, अपनी सीधी रेखा में गमन करते हुए स्ट्रेट लाइन में यहाँ करते हैं। तो इससे उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। कुछ कण 90 डिग्री पर 8000 में से एक पार्टिकल जो है 90 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। बहुत कम कण 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल लगभग 180 डिग्री पर क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। तो इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोला है जो खोखला होता है, इसका अधिकांश भाग रिक्त होता है और उसके केंद्र में एक छोटा सा बहुत कम आयतन का, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। अगर हम न्यूक्लियस को बॉल माने, न्यूक्लियस को टेनिस की बॉल मान लेना, अगर हम न्यूक्लियस को टेनिस की बॉल माने तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी ना वो 5 किलोमीटर, परमाणु का आकार 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा ना, इतना बड़ा परमाणु होगा अगर हम न्यूक्लियस को टेनिस की बॉल माने। और सारा सामान इस टेनिस की बॉल में ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही है, टेनिस की बॉल में ही है। और इसमें जो प्रोटॉन नंबर है तो प्रत्येक एलिमेंट का स्पेसिफिक है, प्रोटॉन की संख्या से ही एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या से बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिसाइड होगा एक न्यूट्रल एटम के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। सबको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर काफी चीजें डिपेंड करती है। और सारा जो सामान है ना वो इस टेनिस की बॉल में ही मौजूद है, बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर तो मैदान खाली पड़ा है सारा, ठीक है, इस प्रकार की। तो इसके ऑब्जर्वेशन जो आए वो मैं भी लिखा देता हूँ।
इसको मैं मिटा देता हूं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हम मिटा देता हूं। जो गोल्ड होता है ना, सोना, ओरम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन आए, इसके ऑब्जर्वेशन से जो निष्कर्ष निकल के आए, ऑब्जर्वेशन जो निष्कर्ष आए वो मैं लिख देता हूं। इनके बेसिस पर ही इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। पहली बात आई कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, अधिकांश का मतलब लगभग 99.9% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए गोल्ड फॉइल को पार कर जाते हैं, इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एटम का, परमाणु का, आइटम का, इससे पता चलता है कि एटम का अधिकांश भाग क्या पड़ा है, खाली मतलब मैदान तो सारा खाली है, सारा सामान तो न्यूक्लियस में ही है, वो है टेनिस की बॉल के बराबर, और परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर, और अगर टेनिस की बॉल माने तो इससे पता चलता है कि एटम का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त या फिर खाली पड़ा है, ठीक है। पार, इसी का अंत पार कर गए हो, कोई चीज सामने आई नहीं, कुछ टकराया ही नहीं, इसलिए वो विक्षेपित नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, बहुत कम अल्फा कण, लगभग 8000 में से एक 90 डिग्री एंगल से विक्षेपित हुए, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए और लगभग 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर क्या हुआ, 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। इससे इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक सघन धनावेशित भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक। उसमें उसका पूरा द्रव्यमान, एटम का मास होता है, और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर सेंटर्ड रहता है, केंद्रित रहता है, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई। और चलिए अब मैं आपको वो जो सोने की पन्नी थी उसमें किस प्रकार का परमाणुओं का अरेंजमेंट होगा और अल्फा पार्टिकल किस प्रकार उसको पार करते चले गए, ठीक है। एक थोड़ा सा अंदर चलते हैं। देखिए सोने की पन्नी है, ओरम 79 नंबर पर है, मतलब सोने का जो परमाणु होगा उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मान लो ये सोने ओरम का जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 79 बहुत पॉजिटिव चार्ज है, और ये मान लो ये इसका एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार ये मैं गोल्ड फॉइल के अंदर जो सोने के परमाणुओं का अरेंजमेंट बना रहा हूं, पॉजिटिव ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्लाउड है कि नहीं है। एक और बना देते हैं, जगह है, ये लो, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर नेगेटिव क्लाउड है। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल होते, मैंने बताया अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर। अब ये अल्फा पार्टिकल रेडियम से निकला, धनाधन बहुत तेज रफ्तार से गया, ऊपर इसको कुछ मिला ही नहीं, इस कारण ये पार करता हुआ इधर आ गया। फिर एक और अल्फा पार्टिकल बीम से इसी प्रकार गुजरा, ये न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज,
इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, और मैंने आपको बताया है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। जो नाभिक के सीधे कांटेक्ट में आया बीचों बीच, वो लगभग 180 डिग्री के एंगल पर क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। और 20,000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो न्यूक्लियस से सीधे टक्कर की, जिसकी न्यूक्लियस से सीधी टक्कर हुई। इसमें 79 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन जितना चार्ज, तो इसको दूर फेंकेगा, तो ये लगभग 180 डिग्री पर इस प्रकार विक्षेपित हो गया। अब और अल्फा कणों की हम बात करें, इस पर 2 चार्ज, ये सीधी जा रहा है, यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, इसको खाली पड़ा है मैदान, इसलिए ये सीधी रेखा में इस प्रकार बिना डेविएट हुए चला गया। एक और बनाए, तो इस प्रकार अल्फा पार्टिकल जब कुछ नहीं मिला उनको न्यूक्लियस में, सॉरी एटम के अंदर खाली पड़ी है लगभग जगह, तो इस प्रकार बिना विक्षेपित हुए पार कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो सीधी टक्कर में आकर थोड़ा सा, जैसे उनकी थोड़ी सी टक्कर हुई, मान लो यहाँ आए, इस अल्फा पार्टिकल की टक्कर इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा कांटेक्ट में है, तो ये अल्फा पार्टिकल इधर की ओर इस प्रकार विक्षेपित हो गया कि नहीं हो गया। और जो और अगर अल्फा पार्टिकल हम बनाए, तो ये जा रहा है सीधी रेखा में जा रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं यार, कुछ है नहीं, तो सीधा एकदम सीधा चले जा रहा है अल्फा पार्टिकल चलेंगे। तो ये तो अविक्षेपित हुए, अविक्षेपित अल्फा पार्टिकल, ये जो नाभिक के कांटेक्ट में आए उनमें प्रतिकर्षण हुआ तो वो विक्षेपित हो गए। जो सीधा टक्कर में आया वो लगभग 180 डिग्री पर, ये और कुछ एंगल पर डेविएट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार खाली पड़ा है मैदान। 99.9% अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। 20,000 में से एक 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित होता है, और लगभग 8,000 में से एक 90 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित होता है। जो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है वो विक्षेपित होता है। देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ये तो क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ये सोने की पन्नी में जो सोने के परमाणु है उनका अरेंजमेंट है। ये न्यूक्लियस है एटम का, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास डेंस्ड है, सेंटर्ड है, और बाहर तो सारा मैदान खाली है। इस कारण सारे के सारे अल्फा, लगभग सारे के सारे अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर जिसमें धनावेश हो, वो जब ओरम के परमाणु के न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आए तो इनमें डेविएशन हुआ प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो मॉडल है, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास और धनावेश सेंटर्ड है। ये बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है ना, रदरफोर्ड को ही जाता है, ठीक है। इस प्रकार तो ये जो अल्फा पार्टिकल बिना विक्षेपित हो गए आए, इनको क्या बोल देते हैं, अविक्षेपित अल्फा पार्टिकल। क्या, अविक्षेपित अल्फा कण। ये जो पार्टिकल विक्षेपित हो गए इनको क्या बोल देते हैं हम, विक्षेपित अल्फा कण बोल देते, नहीं बोल देते। ये जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको भी विक्षेपित बोल देंगे, और क्या बोलेंगे यार, विक्षेपित अल्फा कण, ठीक है, बहुत कम। इस प्रकार का अरेंजमेंट, ये गोल्ड फॉइल में ओरम के जो एटम है उनका अरेंजमेंट। ये अल्फा पार्टिकल बीम है जो रेडियो एक्टिव रेडियम से निकली है, जो कि जा रही है गोल्ड फॉइल के अंदर से, सारा का सारा मैदान खाली पड़ा है। तो 99.9% अल्फा पार्टिकल दनादन गोल्ड फॉइल को पार कर जाते हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो ओरम के न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आते हैं, प्रतिकर्षण के कारण उनमें डेविएशन होता है। कुछ 90 डिग्री पर डेविएट हो गए, कुछ 120 डिग्री पर डेविएट हो गए, कुछ 180 डिग्री पर, 20,000 में से 180 डिग्री पर डेविएट हो गए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया। तो हम लिख लेते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात इसने क्या कही, परमाणु खोखला गोला है। परमाणु खोखला गोला है जिसका अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु क्या है, गोला है, खोखला गोला है, जिसका मोस्टली पार्ट क्या है, वेकेंट है, खाली है, रिक्त स्थान है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, परमाणु का एटम का संपूर्ण द्रव्यमान, कंप्लीट मास, संपूर्ण द्रव्यमान मास तथा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश उसके केंद्र में सेंटर्ड रहता है। परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है तथा धनावेश उसके केंद्र में सेंटर्ड होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी, न्यूक्लियस कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में संपूर्ण धनावेश होता है और ये जो होता है बहुत कम आयतन का होता है। अगर हम परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर माने तो उसके न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होगी 10⁻⁻15 मीटर होगी। ठीक है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, इसका जो क्रेडिट है, डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, क्रेडिट किसे जाता है, रदरफोर्ड। बहुत ही अच्छी बात है, रदरफोर्ड को जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, परमाणु के केंद्र, नाभिक का डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है रदरफोर्ड को जाता है। अब इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इसी प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार से सौरमंडल में, जो सोलर सिस्टम अपना, उसमें सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। इस कारण रदरफोर्ड के इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, प्लेनेटरी मॉडल। तीसरी बात इसने कहा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाह्य नाभिकीय क्षेत्र, मतलब नाभिक के बाहर, बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरित रहते हैं। एवं इलेक्ट्रॉन धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित मतलब पॉजिटिव, धनावेशित नाभिक, न्यूक्लियस के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सौरमंडल में सोलर जो सिस्टम है, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस कारण इसे क्या बोला जाता है, प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार की बातें हैं। देख लिया, इलेक्ट्रॉन बाह्य नाभिक क्षेत्र में वितरित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज नाभिक के अराउंड इस प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार से सौरमंडल के अंदर ग्रह चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों ओर, जिस पर पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरे नंबर पर अपनी पृथ्वी है,
जिस बात चक्कर काटते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के धनावेश न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ये बात जो है ना सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने बताई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट तो जाता ही है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ये बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताई। और वो बहुत ही शानदार बात थी उस टाइम के हिसाब से। आज तो बच्चे को पता है, उस टाइम के हिसाब से ये जो बात थी बहुत अच्छी बात थी, बहुत शानदार डिस्कवरी थी। ठीक है, वो अलग बात है, ये कुछ बातों को नहीं समझा पाए रदरफोर्ड, कुछ कमियां इनके मॉडल में रह गई, कमियों की भी बात करेंगे। तो मिटा देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। हाँ, कुछ कमियां रदरफोर्ड की इस मॉडल में रही, उस कमियों की भी हम बात करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई और इन्होंने एक बात कह दी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कह दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्या बोला, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, रदरफोर्ड, ठीक है। और न्यूक्लियस में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, सेंटर्ड रहता है, पूरा का पूरा, क्योंकि प्रोटॉन है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, और मास भी, परमाणु का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। बाहर चक्कर काटते हैं, अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर काटते हैं, किस प्रकार चक्कर काटते हैं, ये नहीं बता पाए। हाँ, इन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियस होता है जिसमें पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो वहीं पर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब वो कहाँ काटते हैं, कितनी दूरी पर काटते हैं, किस प्रकार काटते हैं, ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। एक तो ये बात, और सारी अब हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, रदरफोर्ड को इसका क्रेडिट गया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बहुत पैसा खर्चा किया था रदरफोर्ड ने, सोने की पन्नी ली थी, सोना बहुत महंगा है, ठीक है, इतना खर्चा किया तो इनको क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, अच्छी बात है। लेकिन इनके मॉडल में कुछ कमियां रहेगी, उन कमियों की हम बात करते थे। ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये जो रदरफोर्ड साहब थे, रदरफोर्ड साहब ने मॉडल दिया, इतनी मेहनत करके, इसमें फिर भी कमियां रहेगी, क्योंकि एक और भाई साहब बैठे थे, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल जो थे, वो वाला मैक्सवेल नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। मैक्सवेल का एक तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लॉ था। मैक्सवेल ने क्या बोला, पहली बात तो ये क्या नहीं समझा पाए, लॉ ऑफ मैक्सवेल्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये क्या बोला है भाई, हैं, मैक्सवेल भाई साहब थे ना, इन्होंने रोड़ा अटका दे बीच में, रदरफोर्ड कह रहा है कि ऐसा ऐसा था, लेकिन रदरफोर्ड भाई साहब की बात मैक्सवेल भाई साहब ने काट दी। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, वो गोल गोल चक्कर काटता है, ठीक है। देखो इस प्रकार मैक्सवेल का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या बोलता है कि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण जब त्वरित रहता है ना, एक्सीलरेटेड, गोल गोल घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या ऊर्जा निकल छोड़ता रहेगा, उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, लास्ट में कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसी बात कही। तो इसने क्या बोला कि ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस कंडीशन में इसकी वेग जो है, इसकी डायरेक्शन इधर है, यहां आया तो इसकी वेग की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इसकी वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन की, यहां आया तो इसकी वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो देखिए आपको पता है वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो एक्सीलरेटेड है ये, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सीलरेटेड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये इस
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये इस प्रकार से गति करता हुआ नाभिक में आके ठुक जाएगा, नाभिक में आके धस जाएगा। तो इस प्रकार ये एटम की स्टेबिलिटी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, एक बात तो ये नहीं बता पाए, परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सके, और मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं समझा पाए कि चार्ज पार्टिकल है, क्या चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सीलरेटेड है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो एक्सीलरेटेड है तो लगातार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी कम होती जाएगी, लास्ट में जो आके वो न्यूक्लियस के अंदर धस जाएगा, ठुक जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। पहला ड्रॉबैक तो ये रह गया, ये लिख लीजिए, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं, पहली पॉइंट है नहीं कर पाए, या फिर परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए, परमाणु के जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, ये हाइड्रोजन एटम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सके, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर एटम के जो स्पेक्ट्रम होता है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस पर एक पूरा का पूरा लेक्चर है हमारे पास, जो बोहर मॉडल के बाद आएगा, ठीक है। पूरा स्पेक्ट्रम मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स रही। तो रदरफोर्ड मॉडल काफी काम का था, इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई और पहली बार किसी वैज्ञानिक ने बताया कि पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर काटते हैं, ठीक है। और प्लेनेटरी मॉडल कह दिया गया है इसको कि सूर्य के चारों जिस प्रकार ग्रह चक्कर काट रहे हैं सौरमंडल में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये बात सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताई। आज के टाइम के हिसाब से तो ये बच्चा जानता है, लेकिन उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से ये शानदार डिस्कवरी थी रदरफोर्ड की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखिए बोहर मॉडल जो है ना, रदरफोर्ड के मॉडल को ही देखते हुए उन्होंने अब बोहर मॉडल आएगा आगे, इसमें थोड़ा और सुधार किया बोहर ने। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का जो डिस्कवरी हुआ, नेचर की ड्यूअल है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करती है लाइट, ये जो सनलाइट आ रही है, तो ये काफी अहम रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोहर मॉडल को एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में और स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।